DBP3 के डाउट्स करो। कौन सा? 11 8 तीसरा देखते हैं, ABC सदिश है, उनकी लंबाई दे रखी है, AB प्लस C के लंबवत है, BC प्लस A के लंबवत है, CA प्लस B के लंबवत है। लंबाई का मतलब है मॉड A दे रखा है, मॉड A बराबर है 3 के, मॉड B बराबर है 4 और मॉड C किसके बराबर? 5 के बराबर दे रखा है। और लंबवत है AB प्लस C के, तो A डॉट B प्लस C क्या होगा? 0। इसका मतलब AB प्लस AC ये क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह B किसके लंबवत दे रखा है? C प्लस A के, तो BC प्लस CA ये क्या आ जाएगा? 0। और लास्ट में क्या दे रखा है अपन को? C दे रखा है A प्लस B के लंबवत, तो A प्लस B के साथ C का डॉट करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। ये ठीक है। इन सबको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये किसके बराबर? 0 के बराबर। आपसे पूछा है मॉड A प्लस B प्लस C, आप इसका पहले स्क्वायर निकालो तो क्या आता है? मॉड A स्क्वायर, मॉड B स्क्वायर, मॉड C स्क्वायर और 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA जो क्या दे रखा है? 0 के बराबर। ये हो गया 50। आपको ये निकालना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √50। क्लियर? थर्ड वाला क्लियर? चौथा देखते, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, AB AD AC पता है, DB डॉट AB पूछा है। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है, यहाँ पर A B C और D। AB वेक्टर को मान लेते हैं अपन यहाँ पर A वेक्टर, ठीक है। AD वेक्टर जो है इसको मान लेते हैं अपन B वेक्टर और AC वेक्टर को मान लेते हैं अपन C वेक्टर। अब अपन ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम, उसमें अपन ने क्या बोला था? A वेक्टर प्लस B वेक्टर किसके बराबर होता है? C वेक्टर के बराबर होता है। इन तीनों के मापांक दे रखे हैं आपको, क्या क्या मापांक? मॉड A मॉड B मॉड C। आपसे पूछा है DB डॉट AB, क्या पूछा है आपसे? DB डॉट AB। DB क्या बताया था आपको? A माइनस B बताया था। आपको पूछा है A माइनस B, ये DB ये क्या है आपका? DB वेक्टर। और AB वेक्टर क्या लिया हुआ है अपन ने? A वेक्टर लिया हुआ है। तो आपको ये बताना है मॉड A स्क्वायर माइनस A डॉट B। बात समझ में आई? आपको A डॉट B निकालना है। A डॉट B कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालो। दोनों साइड क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास? मॉड C का स्क्वायर, जो कि C स्क्वायर ही दे रखा है, इन्होंने C दे रखा है मापांक इसका C वेक्टर। और ये क्या आ जाएगा? मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B। यहाँ से आपके पास A डॉट B क्या आ जाएगा? मॉड C स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर माइनस मॉड A स्क्वायर बटा 2। इसको उठाकर यहाँ पर। क्लियर? पक्का? अगला देखते हैं, 8वां देखते हैं। हाँ कहाँ पे स्क्वायर? इसमें हाँ स्क्वायर किया ना, तभी तो बाद में रूट क्लियर वापस। हाँ तो तभी तो स्क्वायर करके बाद में रूट लिया। मॉड A प्लस मॉड B प्लस मॉड C पूछा है ना, तो मैंने मॉड A प्लस मॉड B प्लस मॉड C का होल स्क्वायर निकाल लिया और फिर बाद में रूट ले लिया। 8वां देखते हैं, स्थिति सदिश दे रखा है। स्थिति सदिश वाले बिंदु P को उस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब, ये रेखा में पढ़ाएंगे अभी, वेक्टर 3D पढ़ेंगे उसके बाद। 11वां देखो, दो रेखाओं का सदिश समीकरण दे रखा है। दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण अल्फा है। यदि कोण अल्फा थीटा से स्वतंत्र है तो अल्फा का मान क्या होगा? इन दोनों के मध्य कोण क्या दे रखा है आपको? अल्फा दे रखा है और ये थीटा के स्वतंत्र है। तो दो वेक्टर के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहली वाली रेखा किस डायरेक्शन में? देखो आप, cos थीटा प्लस √3 i कैप और प्लस में क्या दे रखा है? 2 sin थीटा j। 2 sin थीटा √2 sin थीटा j कैप और क्या दे रखा है आपको? cos थीटा माइनस √3 k कैप। ये एक वेक्टर है आपके पास। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है? ai कैप
प्लस बी जे है प्लस सी के है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि L1 तथा L2 के मध्य न्यून कोण अल्फा है, तो इनके मध्य न्यून कोण अल्फा है, अल्फा का मान पूछा मगर वो थीटा पर निर्भर नहीं करता है। तो अपन पहले डॉट लेते हैं इसका, अपन कोण कैसे निकालते हैं, अपन लेते हैं V1 डॉट V2 अपॉन मॉड V1 V2, यही आता है अपने पास cos थीटा। तो अपन यहाँ पर मॉड की तो जरूरत है नहीं, यहाँ पर मॉड निकाल लेंगे जरूर। पहले एक बार ये देखते हैं ये क्या आ जाएगा, a cos थीटा प्लस √3, साथ में क्या आ जाएगा √2b sin थीटा, और c के साथ क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस √3। नीचे अगर आप यहाँ पर इनका मॉड निकालोगे तो इसका आएगा √a² प्लस b² प्लस c², और अगर आप इसका निकालोगे तो इसमें क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 2 sin² थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा cos² थीटा प्लस 3 प्लस 2 √3 cos थीटा, और इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास cos² थीटा प्लस 3 माइनस 2 √3 cos थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा 2 cos² थीटा प्लस 6, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2। तो नीचे तो कोई थीटा है नहीं, ऊपर भी क्या होना चाहिए, थीटा से मुक्त होना चाहिए, थीटा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। थीटा कहाँ का आ रहा है देखो, साइन थीटा के साथ क्या है √2b, और cos थीटा के साथ क्या आ रहा है a प्लस सी, ये दोनों क्या होने चाहिए 0, तभी थीटा से मुक्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस सी क्या आना चाहिए आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए, और √2b किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से आपके पास b का मान आ जाएगा 0, c को आप यहाँ से मान सकते हो -a के बराबर। अगर आप ऐसा लिख दोगे यहाँ पर, इसमें ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा -a cos थीटा गया, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2√3, वो भी किसके साथ a के साथ। नीचे भी क्या रखोगे b0, c की जगह क्या रखोगे -a, तो नीचे भी जो ये आएगा वो ऊपर के a से कट जाएगा, आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपको बस a की जगह -c रखना है, b को 0 करना है, क्यों, क्योंकि cos थीटा भी यहाँ पे 0 होना चाहिए, sin थीटा भी यहाँ पे 0। बात समझ में आई। अगला कौन सा है अपना, ये 11वां था। 13वां देखते हैं, 13वें में क्या दे रखा है, a वेक्टर दे रखा है, r वेक्टर दे रखा है, एक चर सदिश इस प्रकार है कि r डॉट i, r डॉट j तथा r डॉट के धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो तभी संभव है जब x, y और z तीनों क्या हो, प्लस हो, पॉजिटिव हो। आपको दे रखा है r डॉट j 3 या 3 से अधिक है, r डॉट j 3 या 3 से अधिक है, इसका क्या मतलब है कि जो y है ये होगा 3 या 3 से अधिक, तो इसके केस में आपका y क्या होना चाहिए 3 या 3 से अधिक, और x क्या होना चाहिए 12 या 12 से कम, और z के लिए कुछ दे नहीं रखा है, बट z क्या होना चाहिए आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। r डॉट i, r डॉट j और r डॉट k क्या थे, धनात्मक थे, पॉजिटिव थे, और r डॉट j जो y है वो 3 या 3 से बड़ा है, और r डॉट a क्या होगा, r डॉट a है 12 से छोटा, मैंने i के साथ कर दिया, r डॉट a क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस y प्लस z, ये 12 या 12 से छोटा है, और x भी पॉजिटिव है और z भी क्या है पॉजिटिव। या आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने तरीका, जब ये दिया हुआ होता है तब आप क्या करते हो, एक और ले लेते हो वेरिएबल साथ में, x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर क्या कर दोगे 12। इसमें x क्या है 0 या 0 से बड़ा, z क्या है 0 या 0 से बड़ा, w क्या लोगे 0 या 0 से बड़ा, और y क्या है 3 या 3 से बड़ा। तो पहले y को 3 दे दो ताकि ये 0 या 0 से बड़ा हो। y को यदि 3 दे दोगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे 9 बचेंगे, 3 देके आपने इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब यहाँ पर आपको बेगर्स थ्योरम बताया होगा किस तरह से अपन करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप 9 चीजों को 4 बेगर में कैसे बांट सकते हो, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 12c 3। ठीक है, तो ये किसका सवाल हो गया, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। क्लियर है। ये था अपना सवाल नंबर 13। 14 पे आते हैं, ऑप्शन नहीं 14 में ये मेरा में ऑप्शन नहीं है, गलती कर दी, तीन चीजों को काटना है, दो y को 3 दे दिया, y को 3 दे दी, x z w में काटना है 9। नहीं पर y में भी y को मिनिमम 3 है, ऐसा नहीं कि y एग्जैक्टली 3 या 3 से अधिक है y। x प्लस y प्लस z इससे छोटा था, अपन ने प्लस w कर दी।
अच्छा ये सारे धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, तो ये होगा धनात्मक है ना। धनात्मक का क्या मतलब होता है, 0 से अधिक होता है। तो ये x 0 से बड़ा है, मतलब ये x 1 या 1 से बड़ा होगा। y z भी क्या होगा, 1 या 1 से। तो एक एक इनको भी देना पड़ेगा, एक एक अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा। तो एक एक इनको भी देंगे तो 2 और कम हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब यहाँ 9 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास NC। धनात्मक है ना, ये 0 थोड़ी हो सकती, एक एक इनको भी देना पड़ेगा। आखिरी पे आते हैं, आखिरी में क्या दे रखा है, मध्य कोण अधिक कोण है। अधिक कोण है तो a डॉट b कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो पहले a डॉट b निकालो, डॉट निकालो तो बताओ मेरे को क्या आता है a डॉट b, sin स्क्वायर x माइनस sin x, आगे माइनस cos स्क्वायर x। दोनों का j कैप का डॉट करोगे ना, क्या कर रहे हो, a कैप का डॉट करो दोनों का। अधिक कोण है, लेस देन 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट इसका पूरे को sin x में कन्वर्ट कर दो। cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखोगे। ये यहाँ पर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 2 लेस देन 0। फैक्टर करने आते हैं पक्का। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x माइनस sin x प्लस 2, ये होना चाहिए लेस देन 0। ये भी कर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे 2 sin x माइनस 1 और sin x माइनस 2, ये होना चाहिए लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास sin x आ जाएगा आधे से लेकर के 2 के बीच में। अब sin x 1 से अधिक तो होता नहीं है, तो sin x क्या होना चाहिए, आधे से लेकर 1 के बीच में। 1 पे क्लोज, आधे पे ओपन। तो ओपन आधा से क्लोज देख लो, ABCD में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अपन को तो क्या करना था, डॉट लेकर डॉट क्या करना था, लेस देन 0। 7वें और 10वें में डाउट कर लूंगे। 7वां देखो, परस्पर अल्फा कोण बनाते हैं। अल्फा a प्लस बी का मोड क्या है, 1 से छोटा। a प्लस बी का मोड अगर 1 से छोटा है, दोनों साइड क्या पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी दे रखा है ना, तो दोनों कोण तो दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ गुंजन a प्लस बी का स्क्वायर लेस देन 1। ये क्या होता है बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 mod a mod b, बीच में क्या है देखो, cos अल्फा क्या आ गया, 1 से छोटा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 और ये भी 1। एक तरफ लेंगे सबको, क्या बन जाएगा 2 cos अल्फा प्लस 1 लेस देन 0। cos अल्फा आ जाएगा माइनस आधे से छोटा, और मिनिमम कितना जा सकता है cos अल्फा, कम से कम माइनस। तो इसके लिए जो अल्फा है वो आप बता सकते हो, ठीक है। ये बात गुंजन क्लियर। 10वां क्या है देखो, यदि 8 अब बटा x स्क्वायर के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है, जहां x1 2 है, स्पर्श रेखा x अक्ष को बिंदु B पर स्पर्श पर काटती है, तो सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो बेटा AB और OB तो आप निकालोगे, मैं आपको सिर्फ टेंजेंट खींचना बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक कर्व दे रखा है गुंजन, y बराबर 8 बटा x स्क्वायर। जो A है इसमें आपको x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट है x बराबर 2। यदि आप इसमें x बराबर 2 रखोगे तो y क्या आएगा, 2 8 बटा 4, यानी A आपके पास ये आ गया गुंजन 2,2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2,2। B कैसे निकालोगे, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप dy/dx निकालोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, -16 बटा x3। अब x बराबर 2 पे बनाया गया है, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 रखोगे तो आपकी ढाल क्या आ जाएगी, -2 के बराबर। -2 के आगे ढाल, अगर -2 ढाल है और 2,2 से कोई रेखा खींची जाए तो क्या उसका समीकरण निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, -2 बराबर y -2 बटा x -2। x एक्सिस को, x अक्ष को जहां काटता है वो कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट B है। पॉइंट B कैसे निकालोगे, y को क्या कर दोगे 0, x अक्ष पे y को आप क्या कर दोगे बेटा 0 कर दोगे। यहाँ से अगर आप y को 0 करोगे तो आपका x आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा 3, तो आपका B पॉइंट आ जाएगा गुंजन 3,0। अब बेटा आप AB वेक्टर निकाल सकते हो, OB वेक्टर निकाल सकते हो और फिर अदिश गुणन निकाल सकते हो। तो ये आपका AOD में पढ़ाया गया तरीका है, dy/dx से स्लोप आता है स्पर्श रेखा का, उसके बाद अपन रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु है और एक ढाल है, बिंदु और ढाल हो तो रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्लियर है गुंजन। चौथा कल डिस्कस करते हैं ना, पहले 3D चालू करते हैं। आज के होमवर्क में DPV 5
ठीक है, ये भी 5 कर लेना। लाइन और आज अपन प्लेन देखेंगे तो प्लेन के जो सवाल है वो लगा ले, लाइन कल बता दूंगा। आज प्लेन वाले जो सवाल दिखे ना, एक तो डीपीपी 5 कर लेना, और जो पुरानी चारों डीपीपी है उसमें अगर जो प्लेन के अपन छोड़ के समतल के या तल के जो सवाल छोड़ के आगे बढ़े वो सवाल एक बार देख लें। तो पहले बेसिक चीजें तो वही है जो सेम रहती है 3D के अंदर। 2D के अंदर जैसे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हो या फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो, है ना, और दिक कोसाइन दिक और दिक और डायरेक्शन रेशियो क्या था, दिक अनुपात, ये अपन देख चुके हैं। तो ये अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, LMN अपन पहले देख चुके कैसे निकालते हैं। L² + M² + N² क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं एक बार ये थोड़ा सा आपको एक बार वापस बता रहा हूँ और फिर अपन समतल देखेंगे कि समतल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और जब समतल दे रखे हो तो उनसे अपन और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ठीक है, शीट मिल गई होगी थ्योरी की आपको, उसमें दो ना वेक्टर की मिली है ना 3D की मिली है। तो अपन 3D शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितने पेज की थ्योरी है 3D की, एक बार देख के बता। कौन सी वाली बात देख के बता? 17 पेज वाली एक एक वाली। तो यदि दो बिंदु है अपने पास तो ये उनके बीच की क्या है, दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की दूरी। और वेक्टर इनके बीच में लिखना बताया आपको मैंने, है ना। ये भी वेक्टर कैसे लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, जिस तरफ जाते हैं वो पहले आता है। ये जो दूरी है इनके बीच की, ये दूरी क्या शो करती है, इसका मापांक शो करती है। ये बात ठीक है। अगली चीज जो है वो विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र जो आप उसमें लिखते थे 2D में, विभाजन सूत्र इसमें भी वही रहता है। वेक्टर में अपन देख चुके हैं विभाजन सूत्र, वैसे ही अपन 3D में भी विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र वैसे ही लगेगा। जैसे मान लो ये बिंदु है आपके पास x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु आपके पास है x2 y2 z, और आपको इसको अगर बांटना है m/n में, तो ये जो आपका x y z होगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, mx2 + nx1 नीचे m + n, m/2 + ny1 नीचे m + n और mz2 + nz1 नीचे m + n। ठीक है, ये तो इंटरनल है। अगर ये आंतरिक है, अगर बायो एक्सटर्नल है तो प्लस की जगह बस बीच में क्या आ जाता है, इधर और इधर माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। अगर मिड पॉइंट चाहिए मध्य बिंदु तो m और n को क्या ले लोगे, एक एक ले लोगे। ठीक है, अगर आपको मध्य बिंदु चाहिए हो तो मध्य बिंदु के केस में आप इसको क्या ले लोगे, m = n = 1 ले लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। और केंद्रक भी जैसे निकालते थे, केंद्रक भी अपन क्या निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 बिंदु ले लेते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z2। तो अगर अपन इस केंद्रक की बात करें तो ये केंद्रक क्या आएगा अपने पास, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3।
Z3 ये अपने पास आ जाएगा केंद्र। और यदि मान लो अपने पास, अच्छा ये केंद्र क्या करता है, 3 बराबर एरिया के ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है ना। अगर ये 3 ट्रायंगल आता किसके है, सारे के सारे मध्यांतरों के इंटरसेक्शन पर आता है। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है इनको, 2:1। और ये तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर। ये आपने देखा होगा थोड़ी। यस इसी तरह अपन चतुष्फलक के अंदर भी निकाल सकते हैं। मान लो ये चतुष्फलक है आपके पास, चतुष्फलक के 4 बिंदु क्या ले सकते हो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। तो इसके अंदर भी आप निकाल सकते हो केंद्र। तो ये चतुष्फलक का अगर आपको केंद्रक चाहिए, चतुष्फलक का केंद्र के अपन ने वेक्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं, याद है ना। ABCD का सम बाय 4 करते थे वेक्टर में। तो ये भी सब क्या स्थिति सदिश ही है, x1 y1 z1 ये वही तो है। यहाँ पे क्या कर देंगे, x1 + x2 + x3 + x4 बटा 4, y1 + y2 + y3 + y4 बटा 4 और z1 + z2 + z3 + z4 बटा 4। जैसे इसमें ये 2:1 में करता है, इसमें ये किसमें करेगा, 3:1 में करेगा। इसमें कर देगा 3:1। ठीक है। ये अपन यहाँ पे जैसे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं। क्या आएगा, x2 x3 x4 बटा 3। तो ये बिंदु क्या आ जाएगा अपने पास, x2 + x3 + x4 बटा 3, y2 + y3 + y4 बटा 3, z2 + z3 + z4 बटा 3। ये नीचे वाले त्रिभुज का केंद्रक है। तो ये चतुष्फलक का मध्यांतर, ये क्या बोलते हैं, मध्यांतर नहीं, मीडियम माध्यिका। इसकी जो माध्यिका है ना, ये इस शीर्ष को इस त्रिभुज के केंद्रक से ज्वाइन करेगी ये, और इसको ये 3:1 में क्या कर देता है, ये केंद्रक इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने 3D में जो जो चीजें हैं ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, किसके अंदर, 2D के अंदर भी और वेक्टर के अंदर भी। ये चीज क्लियर है, ये फटाफट लिख लो फिर अपन आगे बढ़ो। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात की बात कर चुके हैं, तो वो दोबारा नहीं बता रहा हूं। DTV 5 कर लेना, एग्जाम्पल यहाँ लिखते जाऊंगा जो जो करना है। प्रश्न लिख रहा हूं यहाँ पर, L + M + N ये 0 के बराबर है और 2Mn + 3Ln - 5Ln ये 0 के बराबर है। तो आपको दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। LMN कुछ 1-2 रेखाएं हैं, उन रेखाओं की जो दिक् कोसाइन है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन दोनों का यूज करके, और एक और अपन पढ़ चुके हैं क्या, L² + M² + N² बराबर 1। इन तीनों का यूज करके आपको LMN ज्ञात करना है। ज्ञात करो। आपको ये दिखाना है कि जिन रेखाओं के लिए दिक् कोसाइन है ना, वो रेखाएं लंबवत होंगी। 2 रेखाओं के लिए है, तो आपको ये दिखाओ कि जिन रेखाओं के ये दिक् कोसाइन है, वो लंबवत है। जैसे मान लो ये एक रूट इसके आएंगे L1 F1 N1 और एक आ जाएंगे L2 F2 N2। तो इसके इसमें ये तो पता है, इसके बीच का एंगल cos थीटा कैसे निकालेंगे अपन इन दोनों रेखाओं के बीच का,
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, नीचे क्या आएगा रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। मगर क्योंकि ये दिक कोसाइन है तो ये तो क्या हो जाएंगे एक के बराबर ही होंगे, तो आपको बस इसका मान ज्ञात करना है। यदि ये 0 आ गया तो क्या हो जाएंगे लंबवत, यदि ये 0 नहीं आएगा तो लंबवत नहीं होंगे। जैसे मान लो ये 1/√2 आ गया तो फिर उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 इसके और जो L² + M² + N² = 1 लिखते हैं उसके क्या है मूल है, रूट है। और उसके बाद फिर आपको ये निकालने की कोशिश करनी है। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर? निकालने की कोशिश करो।
यहाँ पर अगर अपन देखें तो इधर अपन L को क्या लिख सकते हैं, -m लिख सकते हैं, ठीक है। अपन को L1 L2 m1 m2 n1 n2 यही चाहिए, अपन L को लिख सकते हैं -m यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या बनेगा पुट कर दें 2mn L की जगह क्या कर देंगे -m पुट कर दो, यहाँ पर भी L की जगह क्या पुट कर दोगे -m पुट कर दो, ये बन गया अपने पास। क्या बनेगा बोले 2mn -3mn प्लस अच्छा माइनस 3n प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक आ गई अपने पास, क्या आ गई 5m स्क्वायर प्लस -3n स्क्वायर प्लस 4n, हाँ 4m माइनस 3n, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत m1 n1 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, m2 n2 भी करेंगे। मैं क्या करता हूँ पूरे को n स्क्वायर से बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, क्या है 5m स्क्वायर बटा n स्क्वायर, इसको भाग दूंगा तो एक n तो कटेगा, क्या बन जाएगा m बटा n -3 बटा 0, ठीक है। इसके रूट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा इसका रूट अल्फा क्या हो जाएगा m1 बटा n1, एक रूट ही होगा इसका क्योंकि m1 n1 रूट है इसके, एक रूट क्या हो जाएगा इसका m2 बटा n2, ये इसको सेटिस्फाई कर। अपन को m1 m2 n1 n2 की बात करनी है तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा किसके बराबर होता है माइनस यानी -3 बटा 5, मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ m1 m2 बटा n1 n2 ये किसके बराबर हो गया -3 बटा 5, बात समझ में? मतलब यदि m1 m2 -3x है तो n1 n2 किसके बराबर होगा 5x के बराबर। मैं यहाँ रख दूंगा बाद में, एक चीज बाकी L1 L2 बाकी, तो मैं इसी तरह L1 और N1 में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे मैंने इसको लिखा है मैं m को भी लिख सकता हूँ, मैं m को क्या लिख सकता हूँ -n लिख सकता हूँ, m को कुछ रिलेशन से देखो लिख सकता हूँ, और इधर रख दूंगा मैं यहाँ पे किसकी जगह रखूंगा m की जगह रखते हैं, क्या बनेगा m की जगह रखने पर 2 -l -n के साथ n प्लस 3ln -5l और फिर वापस n की जगह यही रख दिया, ये बात आ गई समझ? तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 5l स्क्वायर -2n स्क्वायर और माइनस का 2ln प्लस का 3ln प्लस का 5ln, क्या आ जाएगा अपने पास 7ln नहीं 6ln 6, क्या आ गया अपने पास। फिर से n स्क्वायर से क्या करेंगे भाग देंगे, तो अपन ने इसमें फिर से क्या किया n स्क्वायर से पूरे में भाग दीजिए, फिर l बटा n में क्वाड्रेटिक आ गई, एक रूट L1 बटा n1 दूसरा रूट L2 बटा n2, तो अगर मैं अल्फा बीटा क्या बोलता हूँ c बाई a बोलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास L1 L2 बटा n1 n2 इसके बराबर आ गया -2 बटा 5, तो n1 n2 यहाँ पर दोनों जगह 5 है तो मैं क्या करता हूँ n1 n2 को ले लेता हूँ 5x, तो L1 L2 क्या हो जाएगा -2x और m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा -3x। अब अपन ने देखा है कि क्योंकि ये क्या दिक कोसाइन है, दिक रेशियो में तो रूट से डिवाइड भी करना पड़ता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से, यहाँ पर तो ये खुद है ही क्या दिक कोसाइन, तो नीचे रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो क्या होगा एक ही होगा, तो यहाँ पर अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो ये क्या आता है l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, ये किसके बराबर हो जाएगा 5x माइनस 2x और यहाँ सॉरी -3x माइनस है ना -3x, ये किसके बराबर आ गया 0, cos थीटा 0 है मतलब थीटा क्या हो गया π/2, तो ये दोनों कैसी हो गई लंबवत, बात समझ में आई। तो यदि L1 M1 N1 और L2 M2 M2 ये N2 ये यदि दिक कोसाइन है दो रेखाओं के, तो यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये यदि 0 आता है तो वो कैसी हो जाएंगी लंबवत हो जाएंगी, और यदि इनका रेशियो समान आ जाए L1 बटा L2 बराबर M1 बटा N2 बराबर N1 बटा N2 तो ये कैसी हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कुछ और आता है तो जो भी आता है वो थीटा अपन देख लें। ठीक है, एक और इक्वेशन भी तैयार पड़ी अपने पास l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी हो, क्लियर है, तो इस पर सवाल आ सकते हैं आपके। डायरेक्टली LMN नहीं भी देकर ऐसा भी दे सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा कोण है इस रेखा के किसके साथ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ, तो L क्या होगा cos अल्फा, y होगा cos बीटा, z होगा cos गामा। एक सवाल किया था अपन ने यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लो, फिर अपन उसकी बात करते हैं। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बता दिया, अगर 3 बिंदु दे रखे होंगे त्रिभुज के तो वेक्टर निकाल के क्रॉस कर देंगे,
ये लिख लो, फिर मैं सीधा प्लेन पे आता है समतल पर। क्लियर है ना ये? दो क्वाड्रेटिक बनेंगे। ज्ञात करो, सदिश निकाल सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा है कैसे, क्षेत्रफल ज्ञात करो।
आया क्षेत्र। इसमें से वेक्टर ए डॉट डी हाँ, 3/2 गुड निकालते हैं। पहले दो वेक्टर ले लेंगे, दो आसन भुजंग ले लो, उसके सदिश निकाल लो और क्रॉस प्रोडक्ट करके आधा कर दे। ये कर समांतर चतुर्भुज होता तो सिर्फ क्रॉस करते, आधा नहीं करते। ये वेक्टर निकाल लेते हैं। ये वेक्टर क्या आएगा? 1 - 2 माइनस आई क्या 2 माइनस माइनस 1 3 जे क्या -4 माइनस 1 -5 के। ये वेक्टर क्या आ जाएगा? 1 - 2 माइनस आई क्या 2 माइनस माइनस 1 3 जे क्या 3 माइनस 1 2 के क्या। अपन क्या करते हैं? हाफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई जे के, पहले तो क्रॉस निकालते हैं फिर मोड लेंगे। -1 3 2 -1 3 -5 ये निकाल देते हैं। क्या आएगा? -15 -6 क्या हो गया? -21 -21 आई क्या। यहाँ पर माइनस जे के साथ क्या आएगा? 5 + 2 7 और के के साथ क्या आएगा? -3 + 3 ये तो होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। और इसका मापांक लेकर क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 441 और ये क्या होगा? 49 441 और 49 क्या होगा? 490। तो ये आ जाएगा √490/2। इसमें से 49 बार आ जाएगा तो हो जाएगा 7√10/2 3 नहीं 7√10। क्लियर? ये वेक्टर सदिश में देख चुके हैं बट फिर भी एक बार दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ। थ्योरी में फॉर्मूला दे रखा है, अपन को जरूरत नहीं है, अपन ऐसे निकाल सकते। ठीक है, समतल पे आते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में आती है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समतल ऑलरेडी पता है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको समतल में बताऊंगा जो आपने 2D में नहीं पढ़ा है। जो 2D में लाइन है वो 3D में क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। 3D में समतल हो जाएगा। x और y है तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। जैसे 2D में लाइन की जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे आप? कोई भी अगर आपको लाइन लिखनी है तो आप क्या लिखते थे? वो तो थी स्लोप वाली फॉर्म। जनरल कोई भी लाइन कैसे लिखते हैं? ax + by + c = 0। तो अगर मेरे को समतल का सामान्य समीकरण लिखना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है तो क्या आप बोलोगे? वो लिखूंगा बस, z डाल दो, जो आप बोलोगे वो लिख देंगे अपन आज। बताओ, ax + by + cz + d = एक और आगे। इतना तो पढ़ते क्या आते ही थे ना। एक और ये क्या हो गया? समीकरण। क्लियर है? ये क्या हो गया? अपना समतल की जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण हो गया। अब दो चीजें, अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप दुनिया में कोई भी समतल की इक्वेशन निकाल सकते हो। लाइन के लिए आप क्या चीज लिखते थे? अपनी पूरी जिंदगी लाइन में अपन ने दो ही चीजों का यूज किया, एक है स्लोप और दूसरा है पॉइंट। यदि ढाल और बिंदु है तो ढाल बिंदु फॉर्म लगाकर अपन कोई भी इक्वेशन निकाल सकते। सेम चीज यहाँ है। यहाँ पर समतल के अंदर एक चीज चाहिए होती है जिसको अपन बोलते हैं बिंदु, और एक चीज चाहिए होती है वो होता है इसके नॉर्मल के सदिश। नॉर्मल क्या होता है? वो वेक्टर जो इसके लंबवत है। तो अपन को अगर दो चीजें पता चल जाए, कोई भी बिंदु चलेगा इसके अंदर, तो मेरे को समतल के अंदर क्या चाहिए? एक तो बिंदु चाहिए। इस बिंदु को कुछ भी ले सकते हो आप, x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो है ये इसका लंब है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते थे? नॉर्मल। तो लंब जो है ये चाहिएगा, इसके अपन को दिक्कानुपात चाहिए, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। यस सर। वो दिक्कानुपात। इसको मैं अभी के लिए बोल देता हूँ क्या? a, b, c, ai, bj, ck। बात ठीक है? तो ऐसा समझो अपन इक्वेशन किसकी लिखते हैं कि भाई अगर कोई भी बिंदु हो इस प्लेन में x, y, z, तो अपन उसकी इक्वेशन लिख पाए। ये लिख पाए तो अपन समतल की इक्वेशन लिखने में सक्षम। ठीक है, तो समझो ये जो वेक्टर है लंब, ये जो लंब है ये इस समतल के अंदर हर एक सदिश के लंबवत होगा।
क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझना जरूरी है। इस प्लेन का, इस समतल का, इस तल का जो लंब है वो इस तल के अंदर मौजूद किसी भी सदिश के लंबवत होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या आप ये लंब बता सकते हो मुझे क्या होगा? ये वाला सदिश बता सकते हो क्या होगा? x minus x1 y minus y1 z। ये क्या हो जाएगा? x minus x1 i कैप, y minus y1 j कैप और z minus z1 k। ये इसके, ये जो लंब है जिसके दिक अनुपाती है, लंब क्या माना है अपन ने? ai bj ck। ये जो होते हैं ना x y और z के साथ, ये क्या होते हैं? इसके दिक अनुपात होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 2x plus y minus 3z बराबर 6, तो 2, 1 और -3 क्या हो जाएंगे इसके दिक अनुपात। तो यदि मैं इसका डॉट लूं तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी? इसकी, इस समतल की क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन। और आ कैसे रही है? डॉट को 0 करने से आ रही है। ABC क्या है? इसके लंब के दिक अनुपात। बात समझ में आई बात? तो ये जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन लें कि मान लो ये लंब है, ये प्लस समतल है, इसका लंब है I minus 2j plus 3k और इस पर एक बिंदु दे रखा है, मान लो 0, 1, -4। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 बराबर 0। बोल सकते हैं क्या? x minus 2y plus 3z, ये 12 और ये 2 14 बराबर 0। तो ये अपने पास क्या आ गया? यहाँ से अपने पास आ गई इस समतल की। क्या चाहिए? बिंदु और लंब। बिंदु आ गया तो x minus x1 y minus y1 z minus z1 का अदिश गुणन अपन 0 कर देंगे लंब के दिक अनुपात के साथ। बात समझ आएगी? पक्का? रामनिवास गुंजन सारी का क्लियर है क्या ये वाली बात? ये सामान्य समीकरण है, इसमें भी ABC क्या दर्शाते हैं? ABC दर्शाते हैं इसके लंब के दिक अनुपात। क्लियर? ये 7/10/2 आ गया ना अभी सबका? लिख लेना टाइम दे दूंगा। अभी एक बार इधर देखो। और कौन से फॉर्म लिखते थे लाइन के? इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते थे क्या? कि क्या इंटरसेप्ट बना रही है x अक्ष पे और y अक्ष पे? देखते जब अपन, है ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? x by a plus y by b बटा a इंटरसेप्ट बनता था x पे, b इंटरसेप्ट किस पे बनता था? y पे। तो अब आप बता दो 3D की, आप ही बताओगे मेरे को। इंटरसेप्ट वाली समीकरण लिख रहे हैं अपन। इंटरसेप्ट क्या बना रहा है? x अक्ष पे यदि ये इंटरसेप्ट बनाए a, y अक्ष पर यदि ये इंटरसेप्ट बनाए b और z अक्ष पर यदि ये इंटरसेप्ट बनाए c, तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? x बटा a, y बटा b, z बटा c बराबर 1। कहाँ कट करेगा x अक्ष को? 0, हाँ x अक्ष क्या 1,0 2D है क्या? 1,0,0 जैसे ये है, मान लो कोई प्लेन ऐसे काट के जा रहा है ऐसा, तो कहाँ काटेगा ये? a 0 0, ये y को कहाँ काटेगा? 0 b 0 और z को कहाँ काटेगा? 0 0। बात समझ आई? ऐसे एक प्लेन दे देंगे आपको, बोलेंगे कहाँ काट रहा है बताओ। x अक्ष को काटने के लिए क्या करोगे? y z को 0। ऐसे ही y अक्ष कहाँ काटेगा? x z 0। z अक्ष को कहाँ काटेगा? जहाँ x और y 0 होंगे। तो तीनों बिंदु निकलवा कर आपको बोलेंगे ये जो चतुष्फलक दिख रहा है 0 0 0 a 0 0 0 b 0 और 0 0 c, इसका क्या ज्ञात करो? आयतन ज्ञात करो। क्या करोगे? वेक्टर निकालोगे और क्या लगाओगे? 1/6 इंटू अदिश त्रिगुणन बॉक्स ABC। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला 2x minus 3y plus z minus 3 बराबर 0 है। अब ये x अक्ष को कहाँ काटेगा बताओ? 3 बटा आगे कौन बोलेगा? 0 y और z को 0 कर दिया। y अक्ष को कहाँ काटेगा बताओ? 0 x 0 करो, z 0 करो, क्या आएगा? 0 -1 0। z अक्ष के लिए x और y को 0 करो, कहाँ काटेगा? 0 0 3। अब अगर बोले कि भाई चतुष्फलक का, इस चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करो तो कर सकते हो। 0 0 0 से एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये,
1/6 निकालोगे घर पे? लिख दूं या? हाँ तो ये O मान लेता हूँ, ये A B C, तो ये A B C आ गया। OA BC चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करेंगे। कर लेंगे? पक्का? का आयतन ज्ञात, ठीक है, ये मेंस में आ चुका है। क्लियर? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आई? पक्का? ध्यान रख सकते हैं अपन? कोई तकलीफ है क्या इसके अंदर? नहीं? अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो ये आपका प्लेन है और ये बिंदु है और मैं इसको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ और मैं इससे लंबवत दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके केस के अंदर जैसे मान लो कोई लाइन है, तो लाइन की किसी बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते थे? ax1 + by1 + c बटा √a² + b²। तो यदि मैं, तो ये फॉर्मूला भी लिखना, फिर ये फॉर्म बताऊंगा। दूरी ज्ञात करनी है अपन को, दूरी ज्ञात करनी है। कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु x1 y1 z1 की किससे लंबवत दूरी ज्ञात करोगे? कोई भी सामान्य समीकरण का प्लेन ले लो, ax + by + cz + d/0। आप बोलो फॉर्मूला, मैं तो लिखूंगा सिर्फ, बताओ। ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c। ठीक है, ध्यान से देखो, एक अच्छी चीज दिखेगी। x1 के कोफिशिएंट में साथ में क्या है? a/√a² + b² + c²। ये क्या है? दिक कोसाइन। ABC क्या थे? ABC थे दिक अनुपात। a/√a² + b² + c² क्या हो जाएगा? दिक कोसाइन। ये b वाला m, ये n, चमके ये सारे अपने क्या बन रहे हैं यहाँ पर? दिक कोसाइन बन रहे हैं, ठीक है। तो एक और फॉर्म होती है प्लेन की, समतल की, कि यदि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालोगे तो क्या आएगी? x1 y1 z1 0 d/√a² + b² + c², यही आएगी मूल बिंदु से दूरी। तो यदि मूल बिंदु से, आपको ध्यान है एक फॉर्म लिखते थे, आप क्या लिखते थे याद करो। यदि मूल बिंदु से किसी लाइन की दूरी कितनी है? p, p, और यदि वो जो अपन ने लाइन डाली है उसके लंबवत वो एंगल अल्फा बनाती है, तो क्या लिखते थे? x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। याद आई? x cos अल्फा + वो cos अल्फा sin अल्फा क्या थे? 2D में दिक कोसाइन ही तो थे। cos² अल्फा + sin² अल्फा क्या होता है? एक। तो यही चीज यहां लगा देते हैं। तो अब आप बताओ मेरे को कि यदि किसी मूल बिंदु से तल की लंबवत दूरी कितनी है? p मान लेते हैं कि दूरी कितनी है? p दे रखी है, और l m n ये क्या है? दिक कोसाइन। क्या है? दिक कोसाइन। तो बताओ अब तल की इक्वेशन, समीकरण क्या लिखोगे इनसे? lx + my + nz = वहां पे क्या आता था? x cos अल्फा y sin अल्फा आता था। एलिमेंट क्या है अपने यहाँ पे? cos अल्फा cos बीटा cos गामा। वहां पर दो ही होते थे, यहाँ पर क्या है? तीन है। lx + my + nz क्या हो जाएंगे? p हो जाएंगे। यदि एलिमेंट आपके दिक कोसाइन नहीं है, यदि ये दिक अनुपात है, तो फिर ये p दूरी नहीं होगी, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? √a² + b² + c²। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ तक तीनों की छपाई हो जाए, फिर दो फॉर्म और देखेंगे, फिर सवाल है फटाफट। अब अगर ये तीन समझ आ गए ना, तो आप किसी भी प्लेन की दूरी निकाल सकते हो। मैं आपको अब जो जो अलग अलग केस बोलूंगा, आप सबकी इक्वेशन निकाल पाओगे। मूल बिंदु तल की दूरी, मूल बिंदु से तल की दूरी, मूल बिंदु से तल की दूरी अगर p है तो कुंजन, सारिका, हर्षित आया? हर्षित आया। समझ में आ रहा है? कल एक और सुना आया था। हाँ,
एग्जाम्पल लगाओगे क्या आज? कल के दे दूं समतल के एग्जाम्पल। बीपीपी कौन से लगा लोगे? 5 और एग्जाम्पल लगा लेना 1 से 14। पढ़ोगे नहीं बैठ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? इंग्लिश हिंदी की नॉवल नहीं है, लिखोगे खुद से, नहीं समझे तो देखोगे और नहीं तो पूछो। फटाफट लिख लो। 2 फॉर्म और बताएंगे। सारी चीजें आपके एंगल बाइसेक्टर से लेकर दूरी से लेकर हर एक चीज, फुट, परपेंडिकुलर, इमेज, सब कुछ लाइन जैसी की जैसी है, एज इट इज, जो 2D में पढ़ते हैं। बस एक चीज आ जाती है इसमें, Z। मेरे हिसाब से 4 अप्रैल तक कोर्स हो जाएगा। मैं चाहता तो था 31 मार्च तक हो। हाँ किसमें? एलन वाले पास। स्टैटिस्टिक, रीजनिंग और वो सब तो 2-2 दिन के हैं। डिटरमिनेंट में हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बताया। 10th के अंदर पढ़ा था वही है। 2-3 सवाल कर लेंगे। कौन सा लीनियर प्रोग्राम? आता नहीं है सवाल। देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो बता देंगे। एक सवाल लेके बता दूंगा ताकि आए वैसा तो आप लोग कर सकते हो। क्लियर?
पोलर फॉर्म जनरली प्लेन की नहीं लिखेंगे अपन, लाइन की लिखेंगे। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये वाली जो फॉर्म अपन ने लिखी ना, ये वाली Lx प्लस My प्लस Nz बराबर डिस्टेंस p वाली, इसको अपन वेक्टर में के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर अपन को इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो आपके पास ये 3D है और आपका ये क्या है, तल है। अब इसके अंदर इसके केस में कोई भी r वेक्टर कैसे लिखते हो आप? x i कैप, y j कैप, z k कैप, ये कोई भी वेरिएबल वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। अच्छा, n वेक्टर जनरली अपन क्या करते हैं, तल के लंब के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं उस पे कैप लगा दूंगा तो मेरे को उसके क्या, अगर n वेक्टर लिखूंगा तो दिक् अनुपात मिलेंगे, n कैप लिखूंगा तो क्या मिलेंगे मेरे को? लंब के दिक् कोसाइन मिलेंगे। तो ये मेरे को क्या देगा? लंब के दिक् कोसाइन, लंब के दिक् कोसाइन, ठीक है। ऐसे ये मान लो है, कुछ भी ले लेते हैं, एन आई कैप, एम जे कैप और एन के। और आर वेक्टर कोई भी वेक्टर है जो कि इसके अंदर मान सकते हैं, कोई भी आर वेक्टर क्या है, इसके ऊपर आर वेक्टर अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड है, ये पॉइंट है किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो आर वेक्टर क्या शो करेगा? ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके केस में अगर अपन इससे निकालें इसको, तो ये एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहा है? आर वेक्टर से। एल एम एन कहाँ आ रहा है? इसके लंब के दिक् अनुपात है। और पी क्या है? इसकी मूल बिंदु से दूरी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। पी क्या है? मूल बिंदु से तल की दूरी, मूल बिंदु से तल की दूरी। बात समझ आई? सेम ही चीज है बट किस फॉर्म में लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। कहीं कहीं किताबों में डी दिया हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसके। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर होती है, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि जैसे अपन ने क्या बोला कि भाई अपन को लंब के लिए दिक् अनुपात चाहिए और तल के अंदर क्या चाहिए? कोई एक बिंदु चाहिए। कभी कभी आपको इसका लंब का दिक् अनुपात डायरेक्टली नहीं देते, आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपके पास इस प्लेन में 3 बिंदु है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3, और बोला कि अब आप इस तल की क्या करोगे? इक्वेशन निकालो। तो आप इसके केस में क्या करोगे? पहले तो लंब के दिक् अनुपात निकालोगे। लंब के दिक् अनुपात कैसे निकाल सकते हो? जैसे आपने ये सदिश लिया और एक ये सदिश लिया, ये दोनों सदिश क्या है? इस तल के अंदर, तो ये दोनों सदिश क्योंकि समतल के अंदर है तो लंब क्या होगा? इन दोनों के क्या होगा? लंबवत होगा। तो अगर अपन एक ऐसा सदिश निकालते हैं जो दो सदिशों के क्या हो? लंबवत है, तो अपन क्या लेते हैं? सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन। ये पता है ना, एक ऐसा वेक्टर जो, तो अपन इन दोनों का क्या कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे देगा अपन को? लंब के अनुपात दे देगा। और फिर अपन क्या कर सकते हैं? उसका इसके साथ डॉट कर सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो अपन इक्वेशन तो क्या लिखेंगे? वही जो पहले लिखी थी, याद है? ये भी लिखी थी अपन ने, b y माइनस y1 और c z माइनस z1 बराबर 0। और ये ABC कैसे निकालोगे? ये ABC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ABC के लिए आपको क्रॉस लेना पड़ेगा। किसका? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z2। तो ये तो एक सदिश आ गया आपके पास। दूसरा सदिश क्या होगा आपके पास? इसका क्रॉस लेंगे। किसके साथ लेना पड़ेगा आपको इसके क्रॉस? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और ये बात समझ में आई? अगर 3 बिंदु हैं तो दो सदिश लेकर क्रॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे अपन को? लंब के दिक् अनुपात। और फिर अपन इसके साथ जैसे डॉट करते थे कर सकते। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ABC क्या है? इनके क्रॉस है। और फिर उसका x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के साथ क्या हो रहा है? डॉट हो रहा है। तो ये तो अदिश त्रिगुणन बन गया। ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के साथ डॉट हुआ और इन दोनों का आपस में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो मैं इस प्लेन की, इस समतल की इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
और मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अदिश त्रिगुणन के अंदर भी लिख सकता हूँ। अदिश त्रिगुणन के लिए लिखूंगा तो मैं इस तल की इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? डॉट किसके साथ हो रहा है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और क्रॉस में कौन कौन आ रहा है? x2 माइनस x1 आ रहा है, y2 माइनस y1 आ रहा है, z2 माइनस z1 आ रहा है और x3 माइनस x1 आ रहा है, y3 माइनस y1 आ रहा है और z3 माइनस z1 भी आ रहा है। ये बराबर 0। ऐसे ही लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखे हैं? पहले तो ये सदिश लेंगे, ये सदिश लेंगे, दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लंब के दिक अनुपात। लंब के दिक अनुपात क्या होता है? ABC। तो जब अपने पास ABC हो और एक पॉइंट हो तो ये फॉर्म अपन लिखते ही x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 के साथ लंब का क्या कर देते हैं? डॉट करके क्या कर देते? 0 कर देते। वही यहाँ पे करा और ABC निकालने के लिए मैंने क्या बोला? इन दोनों सदिशों का क्या करोगे? क्रॉस करोगे। तो इन दोनों सदिशों का क्रॉस करके इस सदिश के साथ क्या करते हैं? डॉट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से डिटरमिनेंट में अदिश त्रिगुणन भी लिख सकता हूँ, जैसे बॉक्स ABC करते थे ना, ये वैसे बॉक्स ABC की फॉर्म आ गई। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 के साथ डॉट होगा किसका? इन दोनों सदिशों के क्रॉस का। कौन से दोनों? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस। क्लियर? तो तीन अगर बिंदु दे रखे हो तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं? उससे प्लेन निकाल सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज देख लो, ये हमने लिख ली थी। कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि जैसे ये प्लेन है, इसके अंदर आपको एक बिंदु दे दिया और एक रेखा दे दी, ठीक है? तो मान लो ये बिंदु है x1 y1 z1, ठीक है? वैसे अपन रेखा पढ़ेंगे तो रेखा के लिए क्या चाहिए होगा? एक बिंदु चाहिए होगा और एक वेक्टर चाहिए होगा जिस डायरेक्शन में जा रही है। एक बिंदु और एक वेक्टर, एक सदिश चाहिएगा। तो जैसे मान लो ये बिंदु है आपके पास, कोई भी ले लेते हैं, मान लो a वेक्टर और ये डायरेक्शन है आपके पास b वेक्टर। तो ये रेखा अपन देखेंगे, इसको लिख देते हैं a वेक्टर प्लस लैम्डा b। मतलब a वेक्टर से शुरू हुई और किस डायरेक्शन में जा रही है? लैम्डा b वेक्टर। लैम्डा पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो पीछे चली जाएगी। तो कोई भी r वेक्टर इस रेखा पर अपन को इस तरह से मिल सकता है, ठीक है? कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर इस रेखा को लिखते हैं तो इधर देखेंगे, इस रेखा को ऐसे लिख देते हैं। जैसे ये जो a वेक्टर है, कुछ बिंदु होंगे इस पे a1, a2, a3, है ना? तो इस तरह से रेखा पर यदि कोई बिंदु है, मान लो x1 y1 z x, ये तो यहाँ ले चुको, रेखा पे कोई बिंदु है, मान लो x0 y0 z0 और ये किसके दिक कोसाइन है? इसके दिक कोसाइन क्या है? मान लो ABC डायरेक्शन के अंदर ये जा रही है, जिसको अपन ने क्या माना? b वेक्टर। तो अपन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x0 बट्टा a बराबर y माइनस y0 बट्टा b बराबर z माइनस z0 बट्टा c। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है? तो ये रेखा के लिए क्या हो जाएगी? रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये बिंदु रेखा के ऊपर है और ये रेखा में क्या आ रहा है? दिक अनुपात आ रहा है, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं कि ये सदिश रेखा पे और ये सदिश जिस डायरेक्शन में रेखा जा रही है, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग सदिश मिलते जाएंगे रेखा। ये बात समझ में आई? तो ऐसे बोल देते हैं कि एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन याद करो, एक ऐसा तल बताओ जिसपे ये बिंदु है और जिसमें ये रेखा है। तो अब ऐसा समझो, अगर ये रेखा इसमें है तो इस रेखा पर मौजूद हर एक बिंदु क्या होगा? इस तल में होगा। तो जैसे ये x0 y0 z0 है तो ये बिंदु क्या होगा? इसी के अंदर होगा, ठीक है? और रेखा का जो दिक अनुपात है वो लंब के अनुपात के क्या होगा? लंबवत होगा। लंब का होगा इसका ऐसा, जबकि रेखा किस डायरेक्शन में जा रही है? ऐसे जा रही है। तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपन को क्या, मैंने बोला था लंब तल के लिए दो ही चीजें चाहिए, क्या? बिंदु और लंब के अनुपात। बिंदु दिख रहा है, लंब के अनुपात के लिए क्या कर सकते हो? दो वेक्टर ढूंढ लो आप इस प्लेन के अंदर, दो वेक्टर ढूंढ के उनका क्या कर लो? क्रॉस। एक वेक्टर तो दिख रहा है जो कि क्या है? इसके लंब के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो एक तो ये दिख रहा है ABC, दूसरा वेक्टर कहां से आएगा? हाँ, ये दिख रहा है, आ जाएगा एक सदिश यहाँ से। तो एक सदिश ये, एक सदिश ये, दोनों का क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे, ABC आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर आपको लंब के क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? एक तो ये रेखा ले लो, क्या करोगे? AI BJ CK, इसका क्रॉस किसके साथ कर दोगे आप? रेखा पर कोई तो बिंदु होगा, बिना बिंदु की तो रेखा हो ही नहीं सकती ना, कोई तो बिंदु होगा। और प्लेन में भी हो सकता है कोई बिंदु हो इसके अलावा, तो
तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर देंगे किसके साथ, x1 माइनस x0 i कैप प्लस y1 माइनस y0 j कैप प्लस z1 माइनस z0। बात समझ में आई? पक्का? ये लंब के क्या ले देंगे, dr, लंब के dr आ गए और बिंदु बड़ा फिर तो आगे का कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोच के चलो ना कि मेरे पास एक तल है, मेरे पास इसमें एक रेखा है और एक बिंदु है, मुझे क्या चाहिए, अच्छा मेरे पास बिंदु है तो मुझे क्या चाहिएगा, लंब के दिक् अनुपात चाहिए। वो कैसे मिलेंगे, अगर मैं इसमें दो वेक्टर दो सदिश लेकर क्या कर दूं, क्रॉस कर दूं। एक सदिश तो रेखा दे रही है, दूसरा सदिश क्या कर दूंगा, रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर जो मेरा बिंदु है इससे जोड़ दूं। दो सदिश आ गए, क्रॉस कर लूंगा, ऊपर का क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे लंब। बात समझ में आई? यस सर। पक्का? कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया एक जिसमें रेखा इसके साथ आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लंब अनुपात आने के बाद, लंब के डायरेक्शन रेशियो आने के बाद तो कर लेंगे आप लंब के दिक् अनुपात आके ax माइनस x1 कर। क्लियर? यस। एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है प्लेन में जब निकालनी होती है, उसमें ये बोलते हैं मान लो दो रेखाएं, अब दो रेखाओं में क्या बोलते हैं ये कि एक रेखा तो इसके अंदर ही है, ये क्या है L1 रेखा, ये इसके अंदर ही है, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए एक पॉइंट मान लेता हूँ A1 वेक्टर, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, लंबा B1 वेक्टर। एक बोलेंगे कि एक रेखा इसके अंदर नहीं है बट इसके क्या है, इस प्लेन के समांतर, ये L2, तो ये रेखा क्या है, समतल के अंदर, ठीक है, समतल के ऊपर ही पड़ी है, मतलब अंदर के ऊपर मान लो, और ये समतल के समांतर, क्या है, समतल के समांतर, समतल के समांतर। अब बोलेंगे कि समतल निकालो, तो इसको मान लेते हैं अपन A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2। तो समझो एक रेखा तो आ गई आपकी समतल में, और एक रेखा आपके पास क्या होगी, समतल के ऊपर। तो अगर मैं लंब देखूं, लंब कैसा होगा इसका, ऊपर की तरफ, तो अगर मैं लंब देखूं तो लंब क्या होगा, इसके भी लंबवत होगा, जो रेखा समांतर है उसके भी, और जो रेखा इसके अंदर है उसके भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो अगर मेरे को लंब का दिक्कनुपात निकालना है तो कैसे निकालूं, आप बताओ, जैसे बताओगे वैसे निकालूंगा। ये रेखा भी उसके समांतर है और ये भी उसके क्या है, समांतर है, तो इसके दिक्कनुपात कैसे निकलेंगे, क्रॉस कर लेंगे ना। अभी भी तो वही किया था अपन ने, क्या बोला कि अगर आपको दो सदिश मिल जाते हैं जो लंबवत हैं किसी सदिश के, तो क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो ये B1 वेक्टर भी क्या होगा, B1 वेक्टर भी क्या है इसके केस में, B1 वेक्टर क्या है, लंब के समतल के, अगर समतल के पैरेलल है मतलब उसके नॉर्मल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो B1 वेक्टर क्या होगा, समतल के पैरेलल है ना, तो उसके लंब के क्या है, लंबवत है। इसी तरह B2 वेक्टर भी क्या है, उस लंब उसके लंबवत होगा। तो अपन यहाँ से जो दिक् अनुपात निकालने हैं आपको किसके, लंब के, वो कैसे आ जाएंगे, B1 क्रॉस B2 से आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मेरे को इसके केस में क्या करना है, लंब के अगर dr निकालना है तो मैं कैसे निकाल दूंगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2। अगर इस फॉर्म में नहीं, इसमें दे रखा है तो जैसे इसमें नीचे ABC है, वैसे एक और लाइन होगी उसके भी नीचे ABC होगा, दोनों का क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिक् अनुपात आ जाएंगे किसके, लंब। सिंपल है, क्यों, क्योंकि अपन तो दो सदिश ऐसे मिल गए हैं जो क्या है, प्लेन के पैरेलल है, मतलब उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए। बात समझ में? और एक बिंदु चाहिए, बिंदु कहां से लाओगे, एक बिंदु चाहिए ना, बिंदु कहां से लाए, इस प्लेन के अंदर एक बिंदु चाहिए ना, बोल लंब तो आ गया, बिंदु कहां से आए, अरे ये रहा ना, जो लाइन इसके अंदर है इसमें कोई भी बिंदु ले लो, बिंदु ये रहा, दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो था आपके पास, ये x0 y0 z0, ये भी तो इसी के अंदर था, ये भी इसके अंदर था। तो इस लाइन पर आप कोई भी बिंदु लोगे वो क्या होगा, इसके अंदर ही होगा। बात समझ में आई? तो बिंदु यहाँ पर कौन सा वाला ले सकते हो आप, ये वाला A1 वेक्टर वाला आपका क्या हो जाएगा, बिंदु। A2 में तो लेना, तो ऊपर A1 वेक्टर वाला क्या हो जाएगा, बिंदु, और B1 क्रॉस B2 क्या दे देगा, dr, इसके dr लंब। फिर तो लगा सकते हैं ax माइनस x1 B1 माइनस y1 से। क्लियर? दो ही चीजें चाहिए, क्या, लंब और एक कोण। तो जब दो लाइनें हैं, एक इसके अंदर है तो इस पर एक पॉइंट ले लेंगे तो आ जाए, और लंब के लिए क्या कर देंगे, इसका dr और इसके समांतर जो लाइन थी इसका dr क्या कर देंगे, क्रॉस। क्लियर? एक लाइन एक पॉइंट है तो पॉइंट तो है, इसको लाइन के एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये सदिश और इसके डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस कर लेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, लंब। 3 पॉइंट दे रखे, तो 3 पॉइंट के केस में अपन क्या कर देंगे,
3 पॉइंट है तो ये दोनों सदिश निकाल के क्रॉस कर देंगे, क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। और कोई भी एक पॉइंट उठा लो, एक बिंदु और लंब, ये दो चीजें चाहिए। क्लियर? कोई डाउट जो आप पूछना चाहते हैं, कोई भी कोई? रामनिवास ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये आर है, लेंथ है कुछ ना आर वेक्टर कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर, एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे जेड के होता है ना स्थिति सदिश, स्थिति सदिश है इस प्लेन पर कोई भी जो पॉइंट होगा उसकी, ठीक है, स्थिति सदिश। क्लियर? ये प्लेन की सारी फॉर्म है, ये लिख लो, फिर अपन डिस्टेंस की, बाइसेक्टर की, किसी की बात करते हैं। जो सारी चीजें लाइन में थी ना, वही सारी चीजें। लंब किसके होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। ये सारी अलग अलग फॉर्म है प्लेन की, मतलब ये एक्चुअली हर एक चीज एक एक क्वेश्चन बनता है। मैं आपको वो पहले ही बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन है तो आप उसको सीधा अप्लाई कर सकते। तो मतलब ऐसे अलग से नहीं है कि हाँ ये 3 पॉइंट फॉर्म है, ये लाइन और प्लेन की फॉर्म है, ये सारे अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन है। आप बस ये सारे 5-6 तरीके जो अपन ने देखे हैं प्लेन की इक्वेशन लिखने के, ये आपको याद रखना, ठीक है। इन सब पर एक एक सवाल बनता है, ठीक है। लाइन पे फुट कैसे निकालते हैं? फुट ही नहीं, इसी से लाइन पे फुट कैसे निकालते हैं? फुट और इमेज बता रहा हूँ, पाथ डालते हैं, लंब का पाथ डालते हैं। फॉर्मूला बता रहे हैं x minus x1 by y minus y1 by b minus ax1 b by b। प्रतिबिंब का फॉर्मूला बताया क्या? x minus x लाइन निकाली, फॉर्मूला नहीं होता है ठीक। रेडियो में बता दूंगा, 2D में भी लगा सकते। ये लिख लो, 2-4 फॉर्मूला और देख लो। एग्जाम्पल लगाकर आओगे ये सारे। यस सर सर। और डीबीबी 5 एग्जैक्ट कर लो, लाइन मत करना, प्लेन करना। इसकी एनसीईआरटी भी अच्छी है, आरबीएससी मैंने देखी नहीं, बट प्लेन की एनसीईआरटी भी अच्छी है, लगा सकते। एनसीईआरटी करके अलग से पूछ सकते हो। वैसे सवाल भी आते हैं एनसीईआरटी में, जैसे प्लेन के।
क्लियर? Your turn. Your turn. एक मिनट देख लो, फिर लिख लेना। मान लो ये एक तल है आपका, एंगल देख रहे हैं ना तलों के बीच का, एंगल तलों के बीच में, तो तलों के बीच का एंगल और उनके लंब के बीच का एंगल सेम होगा, ये बात ध्यान रखना। तलों के बीच एंगल निकालो या उनके लंब के बीच एंगल निकालो, दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मान लो ये एक तल है, ये उसका लंब है, ये एक और तल है और ये उसका लंब है, तो इनके बीच का एंगल यदि थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो इसमें अपन के पास ये A1 B1 C1 इसके दिक् अनुपात, ये A2 B2 C2 इसके दिक् अनुपात, दो दिक् अनुपात के बीच का थीटा निकालना था। cos थीटा किसके बराबर लिखूंगा बताओ? A1 A2 अरे B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना। cos थीटा वाली तो चीज है ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो केस है, यदि प्लेन कैसे हो? लंबवत, तो cos थीटा 0 हो जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। और यदि प्लेन कैसे हो जाए? समांतर हो जाए, तो इनका रेशियो सेम हो जाता है। तो यदि प्लेन समांतर है तो क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। दूरी में बता चुका, कल मैं एंगल बाइसेक्टर बता दूंगा और फुट और इमेज बता के फिर लाइंस के फॉर्मूला लिखो, तो 2 दिन सवाल कर लेंगे। एग्जांपल लगा के आ जाना सारे, ठीक है? सारे एग्जांपल लगा लो।